वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 15 प्रकाश। आपने पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार, रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रद्वीप हैंडलैम्प से आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा। इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पतन, एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा। ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। बुझो कक्षा 6 में दिए गए क्रियाकलाप को स्मरण करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लौ ज्वाला की और पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा था। बुझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को क्यों नहीं देख पाया था? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की दिशा को परावर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। अतः जो जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या आपको यह वह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित कराया था? पहेली को पंचतंत्र की शेर और खरगोश की कहानी याद आ रही है, जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया था। आइए उसी से मिलता जुलता एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 15.1 एक टॉर्च लीजिए। इसके कांच को चित्र 15.5 में दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए, जिसमें 3 पतली झिर्रियाँ स्लिट बनी हो। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाली प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। अब उसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए। क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिर्रियाँ दिखाई देती है? यह झिर्रियाँ का प्रतिबिंब है। पहेली जानना चाहती है कि हमें वस्तु कैसे दिखाई देती है। बुझो का विचार है कि वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचे। क्या आप उससे सहमत हैं? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है। आइए दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनके विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें। क्रियाकलाप 15.2 चेतावनी। जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को यदि अपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा है। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि इसी प्रकार की मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। यहाँ मोमबत्ती किसी बिंब वस्तु का उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब
को देखिए, क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से सीधा तथा बिंब के समान आमाप साइज का दिखाई देता है। बुजो ने अपनी नोटबुक में लिखा, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दर्पण चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा प्रतिबिंब मेरे साइज के समान ही बनता है। अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आइए एक और क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 15.3 शतरंज का एक बोर्ड, चेस बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को दर्शाए ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल शार्पनर रखिए। दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है। अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर चेस बोर्ड पर बिंब को किसी भी स्थान पर रख कर कीजिए। पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा, समतल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। दक्षिण या वाम, जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? आइए इसे ज्ञात करें। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दक्षिण दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ ऊपर उठाता है? अब अपने बाएं कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है, वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। बुजो ने सड़क पर एक रोगी वाहन एम्बुलेंस देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके आगे की ओर शब्द एम्बुलेंस विचित्र प्रकार से लिखा था। ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व साइड में ही यह अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता। अब एक कागज़ के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के सामने रख कर रखिए। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? क्या अब आप समझा सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र 15.9 की भांति क्यों लिखा जाता है? जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य व दर्पण पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं, उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दे। आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तु के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? गोलीय दर्पण से खेल। पहेली तथा भुजो सायंकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। भुजो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे, यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, भुजो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में छोटा है। यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करती है। आप भी चम्मच का कोई भी वक्रित चमड़ार पृष्ठ का उपयोग कर अपना
प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। क्रियाकलाप 15.5 स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें देखिए। क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, क्या यह प्रतिबिंब उसमें भिन्न है? क्या यह प्रतिबिंब सीधा है? क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान है अथवा छोटा है या बड़ा? अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है कि इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएं। अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन अथवा पेंसिल के प्रतिबिंब की भी तुलना कर सकते हैं। चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। अवतल तथा उत्तल दर्पणों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? रबड़ की गेंद लीजिए तथा इसके एक भाग को चाकू अथवा आरी से काटिए। सावधान, गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिए। कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल, बाहरी पृष्ठ उत्तल कहलाता है। हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए देखें, क्या यह अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए भी सही है? चेतावनी, क्रियाकलाप 15.6 सूर्य के प्रकाश में किया जाना। सावधान, कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखिए, क्योंकि इससे आपकी आँख खराब हो सकती है। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। एक अवतल दर्पण लीजिए। इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रख कर पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज़ की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज़ की शीट को तब तक आगे पीछे समायोजित कीजिए जब तक कि आपको एक तीक्ष्ण स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। दर्पण तथा कागज़ की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज़ जलना प्रारंभ कर देता है? यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब। ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब पर्दे कागज़ की शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 15.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 15.7 अवतल दर्पण को चित्र 15.15 में दिखाए अनुसार मेज पर रखें। किसी स्टैंड, कोई प्रबंध जो दर्पण को स्थिर रख सके का उपयोग किया जा सकता है। पर लगाए गत्ते की इसी शीट लगभग 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर पर एक सफ़ेद कागज़ चिपकाइए। यह एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुँचाए। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है? क्या इसका साइज लौ जितना ही है? अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इसे इससे अलग अलग दूरी पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में पर्दे का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 15.1 में अंकित कीजिए। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है, क्या तब भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है? हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है।
बुजो ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा है। उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का दर्पण है? ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है। क्रियाकलाप 15.8 क्रियाकलाप 15.7 को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराइए। अपने वृक्षणों को क्रियाकलाप 15.7 की भांति सारणी में अंकित कीजिए। क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब आप वाहनों के पार्श्व दर्पण साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, अतः यह चालकों को पीछे की अपेक्षा अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। आपने आवर्धक लेंस, हेड लेंस देखा होगा। यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों, सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। चेतावनी: लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग को फोकसित न करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। क्रियाकलाप 15.9 एक उत्तल लेंस है। आवर्धक लेंस लीजिए, इसे सूर्य के किरणों के मार्ग में रखिए। चित्र 15.23 में दर्शाए अनुसार एक कागज़ की शीट रखिए। लेंस तथा कागज़ के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज़ पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में लेंस तथा कागज़ को कुछ मिनट के लिए स्थिर कीजिए। क्या कागज़ जलना प्रारंभ कर देता है? अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल लीजिए। क्या अब भी आपको कागज़ पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? हमने दर्पणों के लिए देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति तथा साइज बदलते हैं। क्या यह लेंसों के लिए भी मान्य है? सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसारित अंदर की ओर मोड़ना कर देता है। चित्र 15.24 इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसारित बाहर की ओर मोड़ना करता है, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। क्रियाकलाप 15.10 एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसे मेज़ पर रखिए। स्टैंड पर लगाइए जैसा कि आपने अवतल दर्पण में किया था। मेज़ पर एक जलती हुई मोमबत्ती को लेंस से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। लेंस की दूसरी ओर रखे कागज़ के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना होगा जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा? क्या यह वास्तविक है क्या या आभासी? अब लेंस से मोमबत्ती की दूरी बदलिए। प्रत्येक अवस्था में कागज़ के पर्दे को सरकाकर इस पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 15.7 के अनुसार अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए। क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा आवर्धित हो? क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या यह वास्तविक है या आभासी है? ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे या बिंब के साइज से छोटे हैं। सूर्य का प्रकाश, श्वेत अथवा रंगीन। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान दिया होगा कि यह प्राय वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े
धनुष के रूप में दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ये है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे भी रंगीन दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। पहले आपको बताना चाहती है कि आप इंद्रधनुष तब भी देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। इन सब अनुभव के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? आइए ज्ञात करें। क्रियाकलाप 15.11 कागज का एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज़ की एक शीट अथवा सफ़ेद किनारे दीवार पर गिरने दीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ भी देख पाते हैं? यह दर्शाता है कि सूर्य प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान है। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इसके नाम अपनी नोटबुक में लिखिए। क्या हम इन 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? आइए प्रयत्न कीजिए। क्रियाकलाप 15.12 लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए और 15.31 में दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों में पेंट कीजिए। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज़ भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क सफलतापूर्वक घूर्णन कर सके। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। पहेली को एक अद्वितीय विचार आया। उसने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लड्डू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 वर्णों को पेंट किया गया। जब लड्डू घूर्णन करता है तो यह लगभग श्वेत दिखाई देता है। आपने क्या सीखा? प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, यह आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का विसरण करता है।